हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 8th। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेसन 1 के बारे में पढ़ा था। उसमें भाषा, भाषा के भेद, भाषा के स्वरूप कितने होते हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन सारे पॉइंटों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों द्वारा प्रयुक्त की विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। कहने का मतलब है जिस भाषा के जिस रूप को शिक्षा शास्त्री और विद्वान लोग स्वीकार करते हैं वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, दद। द्वद में क्या है? यहाँ पे द पे हलंत लगा है, ध लिखा गया है। यह अमानक रूप से है। विद्वानों ने द्वद को ये माना है अमानक। जैसे अंत में देखो, ये अमानक रूप है, अंत ये शुद्ध रूप है। इसी को शुद्ध कहा जाएगा और इसको अशुद्ध कहा जाएगा। जैसे देखो संबंध में स आधा म ब आधा न ध, यह जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये मानक है, मतलब अशुद्ध रूप है। और जब इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हमारा संबंध जो है शुद्ध रूप है। फिर हमारा आता है हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। हिंदी के मानक वर्ण जो है ये अमानक वर्ण है, ये मानक वर्ण है। उन जो कहने का तात्पर्य है कि जिसे शिक्षा शास्त्री और विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है वही हिंदी का मानक वर्ण है। और वर्तनी जो हम लिखने और बोलने में वर्तनियों में अशुद्धियाँ या शुद्धियाँ करते हैं होती हैं वही हमारी वर्तनी की शुद्ध और अशुद्ध हैं। तो इस प्रकार से हम आते हैं बोली। अब देखते हैं बोली किसे कहते हैं। बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप का तात्पर्य है कि जो थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती हो, बहुत इसका व्यापक क्षेत्र न होकर सीमित होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, सूरदास ने शोरसागर की रचना की थी तथा विद्यापति ने पदावली मतलब मैथिली भाषा में रचना की थी। परंतु बोलियों की रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर यह बोली जो है साहित्य में न प्रयोग करके सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग की गई है। फिर हमारे आती है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? वह क्या है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। कहने का तात्पर्य है जहाँ यह बोली सीमित क्षेत्र में होती है वहीं उपभाषा, जब वही बोली व्यापक क्षेत्र में होने लगती है तब उसी को हम उपभाषा, वह बोली की उपभाषा बन जाती है। इसमें जो है रचनाएं की जाती हैं। देखो उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं या उनकी बोलियां। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं जिसे 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी हिंदी, चौथा मगधी। अब देखो पहला पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी। मागधी हिंदी में मगही, भोजपुरी, अंगिका ये हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिपि। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ होता है लिपना। जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य ने जिस ध्वनि को मनुष्य के उच्चरित करता है उसी के लिखने की विधि
या ढंग को, उन ध्वनियों के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहा जाता है। देखो, इसकी डिफिनेशन है कि उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। कुछ भाषाएं व उनकी लिपियाँ, देखो जैसे संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, इन सब की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन है, जर्मन की रोमन है, फ्रांसीसी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, बंगाली की बंगला है। अब बात आती है देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं जो सारी लिपियों से थोड़ा हटके है। देखो, यही एक ऐसी लिपि है जो कि देखो पॉइंट में इसे हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। यह एक ऐसी लिपि है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो ख के लिए नहीं करते हैं। इसमें देखिए, फिर है देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। फिर हमारा आता है साहित्य। देखो, साहित्य क्या है? किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान के अनुभव की बोली लिपि निहित होती है। इसमें जो है ज्ञान व अनुभव की बातें जो होती हैं निहित होती हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। जब गद्य साहित्य में हम देखते हैं, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है, जैसे पत्र, निबंध, लेख, कहानी, कथा, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि। अब दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में हम जानेंगे जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करता है तब वह पद्य कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं दोहा, छंद, कविता, सवैया, पद्य, सोरठा, कविता आदि। अब हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना आता है, समझ में आता है, हम प्रयोग करते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखो, भाषा द्वारा विचारों व भाव का आदान प्रदान होता है। यह दो रूप से होते हैं। इसके दो रूप होते हैं, लिखित व मौखिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मातृभाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोली भाषा का अल्पविकसित व क्षेत्रीय रूप होता है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व प्रयोग सिखाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा लेसन 1 की रीडिंग जो है, जो एक्सप्लेनेशन था, वो सब कंप्लीट होता है। आप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें क है, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है क्या कहलाता है वह? इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें हमें जो राइट है उसी पे टिक करना है। पहला लिपि, दूसरा भाषा, तीसरा कहानी। तो लिपि इसका भाषा जो है इसका राइट आंसर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 पे सही का टिक करेंगे। दूसरा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? तो इसमें भी 3 ऑप्शन है। पहला है 22, दूसरा है 20
सॉरी, पहला है 24, दूसरा है 20, तीसरा है 22। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 22। हम इस पे टिक करेंगे। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो पहला है बोली, दूसरा है लिपि, तीसरा है व्याकरण। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बोली। हम इस पे टिक करेंगे। घ, किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को क्या कहते हैं? तो हम तीनों पॉइंटों में, पहला व्याकरण, दूसरा साहित्य, तीसरा गद्य। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 साहित्य। हम इस पे टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। भाषा के संचित ज्ञान को साहित्य कहते हैं। दूसरा है, भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसमें हम बोली भरेंगे। फिर ग है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा मागधी हिंदी उपभाषाएं हैं। घ है, भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंग है, हिंदी लगभग 44% भारतीयों की मातृभाषा है। निम्नलिखित, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बोलियों को उचित स्थान में लिखिए। अब ये इसमें से दिया गया है ऑप्शन सब, इसमें से हमें यहाँ पे कॉलम बना है, उसमें से छाट कर हमें सारी बोलियों को लिखना था कि कौन कौन सी हैं। तो जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और मागधी हिंदी, पांचों में हमने वहाँ से छाट कर ये फिलअप कर दिया है। आप लोग इसको देख के भर देना। पहले में ब्रज भाषा, दूसरे में हरियाणी, तीसरे में बुंदेली, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। फिर है पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मगधी में मगही, अंगिका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? पहला है, दादी द्वारा मान्या को कहानी सुनाना। ये कौन सी भाषा है? तो मौखिक भाषा है। दूसरा है, समाचार वाचकों द्वारा समाचार वाचन, लिखित भाषा है। तीसरा है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र हल करना, लिखित भाषा। चौथा, सड़क पर 2 व्यक्तियों का झगड़ना, मौखिक भाषा। 5 अंग है, पिताजी द्वारा कंप्यूटर पर काम करना, लिखित भाषा। छठा है, माँ द्वारा कबीर को समझाना, मौखिक भाषा है। 6 है, समाचार पत्र के विज्ञापन, लिखित भाषा है। ज है, अमित द्वारा मानसरोवर पढ़ना, लिखित भाषा है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर संविधान द्वारा जो 22 भाषाएं हैं उनके नाम हमने इस प्रकार यहाँ फिलअप कर दिया। आप लोग भी वीडियो को देखकर इस बुक को फिलअप कर लेना। पहला जैसे देखो, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। तो बच्चों, इस तरह से हमारे लेसन फर्स्ट में हमने इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर डालना। आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 1। थैंक यू।